हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं प्रकाशिकी में आभासी गहराई के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि आभासी गहराई अर्थात एपरेंट डेप्थ किसे कहते हैं। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, सघन माध्यम में स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु सघन माध्यम में हो और उसे जब हम विरल माध्यम से देखते हैं तो इसकी आभासी गहराई क्या होगी, इसी के बारे में हम लोगों को जानना है। जैसे देखिए, ये जो है एक मछली है जो पानी के अंदर स्थित है। ठीक है, ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। और बाहर की जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, अर्थात कहने का मतलब हवा माध्यम है। ठीक है, ये जो मछली है, मछली की पानी की सतह से जो गहराई है हम देखें तो इस गहराई का नाम हम दे लेते हैं AC। क्या दे लेते हैं, AC। AC क्या है, तो AC यहाँ पे मछली की वास्तविक गहराई है, मछली की वास्तविक गहराई है। ठीक है, वास्तविक गहराई। अब होता क्या है कि जब मछली से प्रकाश किरणें निकलकर क्या होती है, सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल माध्यम में। ठीक है, सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल माध्यम में। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल माध्यम में, तो लंब से दूर भागती है। ठीक है, अगर इसी की सहायता से, इसी प्रकाश की सहायता से जब हम लोग क्या करते हैं, इस मछली को देखते हैं तो यह मछली हम लोगों को कहाँ दिखाई देगा। तो देखिए, ये जो मछली होगी हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये मछली जो है हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा। कहने का मतलब ये मछली जो है हमको B पर दिखाई देगी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, तो I से। और हम देख रहे हैं कि ये जो है एक सीधी लाइन है और ये भी क्या है, सीधी लाइन है। जब दो सीधी लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये आमने सामने की जो कोण होती है बराबर होती है। ठीक है, अर्थात जब ये R होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, ये कोण भी कितना हो जाएगा, R, जबकि ये कोण कितना है, I है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ से हम एक सीधा लाइन खींच देते हैं इस पे और यहाँ से भी हम एक सीधा लाइन यहाँ पे खींच देते हैं। इसका नंबरिंग हम दे लेते हैं PQR। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB जो होगा, AB क्या होगा, इसे हम लोग बोलेंगे आभासी गहराई। ठीक है, आभासी गहराई। अब हम देख रहे हैं क्या कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं छोटा कोण के लिए, छोटा कोण के लिए साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा के। कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जबकि वही अगर टेन थीटा की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटा कोण की स्थिति में साइन थीटा और टेन थीटा जो होते हैं ये लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस चित्र से I का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात R के मान को हम ज्ञात करेंगे। तो I का मान ज्ञात करने के लिए हम किस त्रिभुज में चलते हैं, तो CPR में। थोड़ा सा किसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है ये क्या है, तो हम लोगों का CPR, अर्थात कहने का मतलब ये ही कोण हम लोग क्या है, I कोण है। ठीक है, तो जब हम CPR में चलेंगे, त्रिभुज CPR में हम जब चलेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि tan I जो होंगे वो लगभग बराबर होंगे sin I के। और tan I बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बाई आधार। ठीक है, तो I के ठीक सामने जो CR जो है, ये CR क्या है, तो हम लोग का लंब होगा। ठीक है, जबकि इसका आधार क्या होगा, PR।
आधार क्या होगा PR। अब एक बात समझिए, इस CR को चाहे तो हम किसके बराबर लिख सकते हैं, BQ के बराबर भी लिख सकते हैं, जबकि इस PR को हम चाहे तो AC के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। उसी प्रकार अब हम R निकालते हैं, तो R कौन सा त्रिभुज में निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये जो है एक त्रिभुज बन रहे हैं BPQ, और इसी BPQ में यहाँ से यहाँ तक जो कोण होता है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, R कहते हैं। ठीक है, तो R निकालने के लिए हम कौन सा त्रिभुज में चलते हैं, तो त्रिभुज BPQ में। उसी प्रकार हम लिखेंगे कि tan R जो होगा ये भी लगभग बराबर होंगे किसके, sin R के। और tan R बराबर क्या होता है, तो tan R बराबर जानते हैं कि हम लोग लंब है, लंब कौन सा होगा, BQ। ठीक है, बट्टे में क्या होता है, आधार, आधार हमारा क्या होगा, PQ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम स्नेल के नियम का उपयोग करते हैं, स्नेल के नियम का। ठीक है, स्नेल के नियम से तो देखिए स्नेल का नियम कहता है क्या कि देखिए ये जो था आपतित किरण था, यहाँ पे ये किरण कौन सा था, आपतित किरण, और इससे बनाया गया कोण कितना था, I था। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि μ2 sin I बराबर होगा किसके, μ1 sin R के, μ1 sin R के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि μ2 sin I बराबर क्या निकला, μ1 sin R निकला। अब हम क्या करते हैं कि sin I तथा sin R का मान इसमें रख रहे हैं। ठीक है, तो sin I तथा sin R का मान जब इस समीकरण में हम लोग रखेंगे तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा μ2 sin I, और sin I का मान कितना है, BQ बटे AC। ठीक है, और उसी प्रकार μ1 sin R का मान कितना दिया गया, BQ बटे PQ। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि BQ से BQ को कैंसिल कर देते हैं, BQ से BQ को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि μ2 बटे AC बराबर μ1 बटे PQ निकला। ठीक है, हमको क्या निकालना है, तो AB आभासी गहराई। तो देखिए ये जो PQ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं μ2 बटे AC बराबर μ1 बटे AB। AB को हम यहाँ पे लेकर चले आते हैं, तो इस तरह से देख रहे हैं कि AB बराबर हो जाएगा μ2 यहाँ चला आएगा μ1 बटे μ2, और AC को जब इधर लाएंगे तो इनटू में AC हो जाएगा। ठीक है, AB हमारा क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आभासी गहराई। आभासी गहराई बराबर क्या निकला, μ1 बाई μ2 इंटू AC। AC क्या है, वास्तविक गहराई है, वास्तविक गहराई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला कि आभासी गहराई बराबर क्या होती है, μ1 बाई μ2 इंटू वास्तविक गहराई। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु सघन माध्यम में स्थित हो और उसका आभासी गहराई निकालना हो तो सबसे पहले विरल माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे और सघन माध्यम के अपवर्तनांक का अनुपात गुणे वास्तविक गहराई जब कर देंगे तो इस तरह से उसका क्या निकल जाएगा, आभासी गहराई निकल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले मछली कहाँ पर थी, C पर, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, B पर। ये लंबवत रूप से देखा जा रहा है तो ये C से कहाँ शिफ्ट हो गया है, B पर, जिसे हम लोग अभिलंबवत स्थिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, या ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि मछली तथा इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, तो बोलेंगे BC, और ये कितने के बराबर होगा, तो इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अब निकालना है कि मछली तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी।
बीच की दूरी, जिसे हम लोग अभिलंबवत स्थिति के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंबवत स्थिति, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट। तो मछली तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी देखा जाए तो कितना है? BC है, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि अभिलंबवत स्थिति क्या है, तो क्या बोलेंगे? BC, ठीक है। और BC को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, BC को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले AC में से किसको घटा लेंगे? AB को। AC में से किसको घटा लेंगे? AB को, ठीक है। जबकि हम लोग देख रहे हैं क्या कि AB का जो मान है, इसी को हम लोग बोलते हैं AB को आभासी गहराई, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि BC का जो मान निकलेगा AC माइनस AB, AB को हम लिख सकते हैं μ1/μ2, μ1/μ2। और देखिए वास्तविक गहराई क्या है? AC है, इसको हम लिख सकते हैं AC। इन दोनों में कॉमन क्या है? AC कॉमन है, तो इस तरह से इसका मान निकलेगा 1 माइनस μ1/μ2 इंटू में AC, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मछली तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, अर्थात अभिलंबवत स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इससे कैसे प्रश्न पूछता है, तो एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर तैर रही है, तो इसकी आभासी गहराई ज्ञात करें तथा मछली और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। जबकि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3, और इसे देखा कहाँ से जा रहा है? तो हवा से, जिसका अपवर्तनांक हम कितना लेंगे? 1, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, मछली कहाँ पे है? तो पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिया क्या गया है? वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई कितना दिया गया है? तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और पानी का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 4/3, जबकि हवा का अपवर्तनांक कितना है? 1। निकालना क्या है? आभासी गहराई बराबर वाट। आभासी गहराई का सूत्र हम लोग जानते हैं कि आभासी गहराई बराबर होता है μ1/μ2 इंटू वास्तविक गहराई, ठीक है। अब एक बात समझिए, μ1 किसे बोलते हैं? जिस माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, तो किस माध्यम से देख रहे हैं? तो हवा से। जबकि मछली कहाँ पे स्थित है? पानी में, ठीक है। तो देखिए μ1 के जगह पर हम μA भी लिख सकते हैं, ठीक है। और μ2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? μW इंटू वास्तविक गहराई। तो इस तरह से क्या निकला? आभासी गहराई। तो आभासी गहराई बराबर होता है μA/μW। μA का मान कितना दिया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, और μW का मान कितना दिया गया है? 4/3 इंटू वास्तविक गहराई कितना है? 30 है, ठीक है। जब इसका हम लोग हल करेंगे तो देख रहे हैं क्या कि ये हो जाएगा 3/4 गुणे 30, ठीक है। और इस तरह से इसका मान हो गया 90/4, 4 दूनी की 8, ठीक है। और 4 दूनी 8 दशमलव 4×5 20 सेंटीमीटर। अर्थात मछली पानी की सतह से कितनी गहराई पर दिखाई देगी? तो 22.5 सेंटीमीटर की गहराई पर। जबकि वही अगर हम मछली तथा प्रतिबिंब की बीच की दूरी देखें, प्रतिबिंब की बीच की दूरी, तो वो कितनी होगी? तो देखिए पूरा गहराई कितना है मछली का? तो दिया गया है 30, ठीक है, वास्तविक गहराई। और उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि इसकी आभासी गहराई कितनी है? तो आभासी गहराई कितनी दिए गए? तो 22.5। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया गया? 22.5। जबकि यहाँ से यहाँ तक की गहराई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो मछली और प्रतिबिंब, ये है मछली, ये है इसका प्रतिबिंब। तो मछली और प्रतिबिंब के बीच की दूरी अगर निकालना हो तो वास्तविक में से आभासी को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा 5 दशमलव कितना हो जाएगा? तो 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आभासी गहराई कितना निकला हम लोगों का? 22.5 सेंटीमीटर। और मछली तथा प्रतिबिंब की बीच की दूरी 7 कितना निकला? 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, जिसे हम लोग अभिलंबवत स्थिति के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आभासी गहराई निकालना सीखा। जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, सघन माध्यम में, और उसे देखा कहाँ से जा रहा है, विरल माध्यम से। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।